हेलो दोस्तों, किसी को भी गलत समझने से पहले उसके हालात को ज़रूर समझ लेना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पर एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट को समझने से पहले हमारी मानसिक स्थिति जो है वो भी बहुत अच्छी, हेल्दी, स्वस्थ होनी चाहिए। तभी हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर पाएंगे। आप ये मानते हैं कि नहीं? मैं तो यही मानती हूँ कि हमारी मेंटल स्टेट जब बहुत अच्छी होगी तो हमें सारे सब्जेक्ट जो हैं वो प्रिय लगने लगेंगे, सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे। और उन सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि आपके मार्क्स वेटेज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज समझने के दायरा इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। तो इसे समझने के लिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखें। अब आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन होगा कि जब मानसिक स्थिति बनाए रखने का हर जगह ढिंडोरा पीटा जाता है और कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग पार्ट, तो इस मेंटल हाइजीन को, इस याद करने के तरीके को, इस समझने की क्षमताओं को कैसे ज़्यादा परिष्कृत किया जाए। हम सभी यही मानते हैं कि परिष्कृत करना चाहिए, ये माइंड कैपेबिलिटीज़ जो हैं ये इम्प्रोवाइज होनी चाहिए। लेकिन क्या हमें कोई ये बताता है कि इनको इम्प्रोवाइज करने के लिए किया क्या जाए, कैसे ये कॉग्निटिव पावर्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि ये सारी चीज़ें हमें समझ में भी आए और याद भी हो जाए, Isn't it? तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो हमारी पढ़ाई से संबंधित भी है, हमें मार्क्स भी दिलाएगा, हमें सिलेक्शन भी दिलाएगा, हमें इंटरेस्ट भी आएगा। प्लस अगर हमारी तैयारी में कोई ऐसी गड़बड़ी हो रही है जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जो कि हमारे अधिगम के क्षेत्र से संबंधित है, वो भी सॉर्ट आउट होगी इस वीडियो से। तो यहाँ पर मैं ऐसे क्या प्रेजेंटेशन आपको देने वाली हूँ जिससे मैं आपको ये विश्वास दिला रही हूँ कि ना सिर्फ ये वीडियो, ना सिर्फ ये कंटेंट और ना सिर्फ ये याद करने की चीज़ें, बल्कि इसके अलावा आपको एक रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा, एंड दैट इज हाउ टू इम्प्रोवाइज योर ओन मेंटल कैपेबिलिटीज, हाउ टू इम्प्रोवाइज दोज कॉग्निटिव पावर्स विच इज रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट डे, and this is the need of the hour to improvise this segment that is called mental powers। तो यहाँ पर ये वो वीडियो नहीं है मोटिवेशनल वीडियो जिसमें बताया जाता है कि 11 मिनट का वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा। यहाँ पर 2 मिनट में सीख जाइए आप मैगी बनाना, तो 2 मिनट में आज तक कभी भी मैगी नहीं बनी दोस्तों। 2 मिनट तो हमें लाइटर ढूंढने में ही लग जाते हैं, तो 2 मिनट में मैगी कैसे बन सकती है? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लक्स है मेरी खूबसूरती का राज। तो यहाँ पर सारी हीरोइंस को आप पूछ लीजिए जिन्होंने भी ये ऐड किया है, क्या उन्होंने रियल में कभी ये लक्स साबुन देखा है कि कैसा होता है? जबकि ऐसा बताया जाता है कि हेमा मालिनी की खूबसूरती का राज लक्स है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनकी खूबसूरती का राज वो 7 रुपए का लक्स साबुन हो ही नहीं सकता। सही बात है कि नहीं? फिर आपने देखा है कि वैसलीन के बहुत सारे लोशंस और क्रीम्स आते हैं। अब उस वैसलीन के स्टिकर पर क्या लगाया हुआ है कि बादाम, केसर और दूध के मिश्रण से अपनी स्किन को बनाएं जवां। अब यहाँ पर आपको 100 रुपए की जो लोशन दी जा रही है, 100 रुपए का जो क्रीम दिया जा रहा है, इज इट पॉसिबल और इज इट प्रैक्टिकल कि 100 रुपए में आपको बादाम, केसर और दूध का मिश्रण मिलेगा? क्या आपने कभी ये माइंड में नहीं सोचा कि 10 रुपए का अगर हम दूध लेने जाते हैं तो हमें दूध कितना मिलता है, 10 रुपए का अगर हम दही लेने जाएंगे तो वो कितना मिलेगा? तो ये चीज़ें इतनी आसानी से कैसे मिल रही हैं? तो इस वजह से जब हम इनकी सभी की वास्तविकता जानते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये बहुत 10 रुपए में आपके बिल्कुल भी कुछ भी दूध नहीं आएगा, 2 चम्मच दूध आएगा। लेकिन यहाँ पर 10 रुपए में एक मैगी का पैकेट आ जाता है, 10 रुपए में बालाजी के 2 वेफर्स के पैकेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा संभव क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जो क्वालिटी की चीज़ें आती हैं वो महंगी आती हैं, और जिनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं की जाती वो चीज़ें सस्ती आती हैं। ये चीज़ें, ये बातें, ये तथ्य हम सभी जानते हैं। तो इस क्वालिटी को समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा कि ये वीडियो क्वालिटी वीडियो आपके सामने प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें हम हंसते खेलते इन चीज़ों को एकीकृत करेंगे। हंसते खेलते हम एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे और
हमारी मानसिक परेशानियों का निजात भी किसी बंगाली बाबा के पास नहीं, मानसिक परेशानियों का निजात पढ़ाई से संबंधित आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक की चर्चा करने वाली हूँ आपसे इस वीडियो में, और उस टॉपिक का नाम है दैट इज कॉल्ड द वेरी फेमस एंड लर्निंग नेम दैट इज कॉल्ड लर्निंग। सबसे ज्यादा प्रचलित आज की परीक्षा के युग में अगर कोई नाम है तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग कैपेबिलिटीज। ईदर इट कैन बी इंजीनियरिंग पार्ट, IIT सेक्शन, नीट सेक्शन, रीट सेक्शन, SSC और व्हाटएवर एग्जाम्स, किसी भी तरह का एग्जाम हो, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट हर जगह आता है दैट इज कॉल्ड लर्निंग। याद किया कैसे जाए, व्यवहार में परिवर्तन कैसे किया जाए, 2 सेकंड में चीज़ों को याद कर लें। वो एक मूवी आई थी ना, चिट्टी वाली, रोबोट वाली, उसमें वो सारी मेडिकल की बुक्स जो हैं अपने सामने इस तरह से करता है और सारी के सारे बुक्स का कंटेंट उसको याद हो जाता है। तो हमारी मेंटल पावर्स इतनी डिग्रेड क्यों हो रही हैं? व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज आवर मेंटल पावर्स? ये सारी चीज़ें कौन से टॉपिक में आती हैं? ये हमारे सिलेबस के टॉपिक में आती है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। और लर्निंग को ही हिंदी में आप क्या कहेंगे? लर्निंग को आप हिंदी में कहेंगे फेविगम। बिल्कुल भी नहीं, अधिगम। फेविगम नहीं कहा जाता है इसको, फेविगम चिपकाने की वस्तु होती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसकी? अधिगम की। दैट इज नॉट फेविगम, दैट इज लर्निंग सेक्शन। और इस लर्निंग सेक्शन में आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितनी भी पढ़ाई की है, वो सारी की सारी मॉडिफाइड होने वाली है। So be prepared. What we are going to learn in this topic will be very interesting as well as highly energetic. ये बहुत एनर्जेटिक मोड में आपको पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक लेकर हरि का नाम, जिसका नाम है अधिगम, जिसका नाम है लर्निंग, राइट? अब लर्निंग में सबसे पहला जो टर्म हमें समझना है, वो टर्म समझना है किससे संबंधित? वो टर्म है साइंस से संबंधित। तो साइंस में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित सर्वेक्षण किए। किससे संबंधित? अधिगम से संबंधित उन्होंने बहुत सारे सर्वेस किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत सारे व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक थे वो चर्चा में भी आए, उन्हें नोबेल प्राइज भी दिए गए। किससे संबंधित उनकी थ्योरी थी? उनका सिद्धांत था लर्निंग से संबंधित, उनका सिद्धांत था अधिगम से संबंधित, कि कोई पशु या कोई लिविंग बीइंग, जो कि जिसमें आता है बीइंग ह्यूमन, होमोसेपियंस, वो सब याद कैसे करते हैं, उन सब के याद करने का तरीका, याद करने की प्रक्रिया कैसी होती है, और वही प्रक्रिया हम में भी होती है। क्या आपको पता है कि हाथी, ऐसा माना जाता है कि जो एलिफेंट है वो 22 साल तक अपनी स्मृति में इन चीज़ों का भंडारण, तथ्यों का भंडारण कर सकता है। 22 साल तक अगर उससे वही तथ्य या वही कोई सेम व्यक्ति उसके सामने प्रस्तुत किया जाए तो 22 साल बाद भी वो उस व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखता है। सो हाउ इंटेलिजेंट दीज एलिफेंट्स आर। इसी तरह से मैं बात करूंगी चिंपैंजी की। अब ये चिंपैंजी जो है, ये क्या है? मानव जो मस्तिष्क है उसकी बहुत सारा प्रतिरूप जो है वह मिलता जुलता है। किससे? चिंपांजी से। तो अब ये चिंपांजी की कॉग्निटिव पावर्स और हमारे कॉग्निटिव पावर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट चिंपांजी इज क्वाइट इन द सिमिलर मोड टू द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर ये कॉग्निटिव पावर्स से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, या फिर मैं ये कह सकती हूँ बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिए। और ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मनोवैज्ञानिक थे, सब पढ़े लिखे थे। ऐसा नहीं है कि किसी गांव ढाणी में कुछ चाय के ठेले पर कुछ डिस्कस हुआ, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कहा था कैफेटेरिया। हालांकि उसका उद्भव एक छोटे स्थल पर ही होता है और फिर आकर जाकर वो क्रांति का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये सुव्यवस्थित योजना थी। किससे संबंधित? अधिगम से संबंधित। जो लर्निंग का सेक्शन है उसमें ऑल दो साइंटिस्ट वर कंसर्न विद द टॉपिक दैट वाज कॉल्ड लर्निंग। और लर्निंग में जैसा कि मैंने बताया, आपको 2 शब्द बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाने चाहिए आपके लिए, आपके दिमाग में, एंड दैट इज द टर्म कॉल्ड व्हाट? दैट टर्म इज कॉल्ड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये साइंस के वर्ड हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स।
क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकतर मनोवैज्ञानिक कौन थे, अधिकतर मनोवैज्ञानिक जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर की ही तो ब्रांच है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज चिकित्सक, डॉक्टर। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर हैं ये साइंस की भाषा तो यूज करेंगे ही करेंगे, और इनफैक्ट हमारा जो ब्रेन वर्क करता है वो किसके आधार पर उसकी बताया जा सकता है निष्कर्ष, तो वैज्ञानिक आधार पर ही बताया जा सकता है कि हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि हम एक बार में जो विचार करते हैं उसका जो स्पीड होता है हमारे थॉट्स का, हम कहते हैं ना कि हमारे थॉट्स जो है वो अबाधित रूप से निरंतर रूप से चलते रहते हैं। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। एंड एक थॉट का जो स्पीड होता है वो होता है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये थॉट जो हैं ये हमारे माइंड में चलते रहते हैं। सो हाउ पावरफुल दे आर एंड हाउ एनर्जेटिक दे आर, बट द प्रॉब्लम इज आज के युग में हम इन थॉट्स को, इन विचारों को, इस प्रज्ञा को क्या करते जा रहे हैं, अपने हाथ से खोते जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सिद्धांतों को वापस रिवाइव करना। तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश के साइंस के वर्ड मैंने लिखे हैं उसका हिंदी रूपांतरण भी देख लीजिए। उसे हिंदी में कहते हैं, ये आपका स्टिमुलस, इसको हिंदी में हम कहेंगे उद्दीपक, ठीक है, और रिस्पॉन्स को हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं अनुक्रिया, ठीक है। तो दो टर्म्स आपके पास आ गए, उद्दीपक और अनुक्रिया। अब हमें आगे सीखना है, देखिए बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में, सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और सिंपलेस्ट तरीके से बताने का कारण क्या, क्योंकि रीट एग्जाम में तो हम हमारी तैयारी कर चुके हैं, हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, फिर क्वेश्चंस के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? जब हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है तो क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पार्ट में गड़बड़ है, और उसी अंडरस्टैंडिंग पार्ट को समझने के लिए ये जो वीडियोस हैं ये आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होगी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपने पहली बार सुनी हैं, और जो कॉमन चीज़ें हैं उनको भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो कॉमन चीज़ें अभी तक आपने अधिगम वाला सेक्शन 1000 बार पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वो आपके एग्जामिनेशन हॉल तक मेरी आवाज़ आपके माइंड में गूंजने के लिए तैयार होगी। आपके माइंड में आपको महसूस होगा दैट ऑल द रिपीटेशन ऑफ द सेंटेंस आर देयर विच वॉज प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दो तरह के वर्ड्स हमने समझे, इसको हिंदी में देखा उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है। फिर उसके आगे मैं बता रही हूं कि ये उद्दीपक और अनुक्रिया जो है ये क्या बात करना चाह रहे हैं हम। तो उद्दीपक होगा आपका कहां पर, वातावरण में। उद्दीपक कहां पर होगा, वातावरण, ठीक है। अनुक्रिया किसके द्वारा होगी, मस्तिष्क के द्वारा होगी। गॉट इट। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस पे भी गौर फरमाने का कष्ट करें। तो यहाँ पर जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मस्तिष्क से संबंधित हम ब्रॉन बैनर का सिद्धांत कर चुके हैं, हम जीन पियाजे का सिद्धांत कर चुके हैं, हम सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत कर चुके हैं, और विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे लिए ये शब्द यूज करना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है कि रेस्पॉन्स कहाँ से किया जाएगा। अनुक्रिया का सेगमेंट और डिपार्टमेंट क्या है, मस्तिष्क, और उद्दीपक डिपार्टमेंट कहाँ का है, वातावरण का है। तो ये दोनों कारक अलग अलग हैं, ठीक है, एक माइंड है और दूसरा वातावरण। अब ये जो माइंड और वातावरण है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप प्रोवाइड कीजिए अंतरक्रियावादी सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है कि अंतरक्रियावादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तब मुझे पता चलेगा कि आपको इन वीडियोस से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वापस इसी में ही कि उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है। अब इस उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में कुछ ना कुछ सामंजस्य, कुछ ना कुछ संतुलन, असंतुलन या व्हाटएवर कुछ तो संबंध होगा, ठीक है। CID का वही वाला डायलॉग कुछ तो है। तो यहाँ पर अनुक्रिया और उद्दीपक, वातावरण और मस्तिष्क के बीच में कुछ तो संबंध स्थापित होगा।
and that is called what? Response. That is called अनुक्रिया। तो यहाँ पर ये अनुक्रिया होती क्यों है? क्योंकि इन दोनों के मध्य क्या स्थापित हुआ है? इन दोनों के मध्य स्थापित हुआ है संबंध। इन दोनों के मध्य क्या स्थापित हुआ है? संबंध। और वो संबंध आप कह सकते हैं कि उस संबंध का थोड़ा सा जो साइड पार्ट है वो साइड पार्ट है पुनर्बलन। उस साइड पार्ट को हम कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट, कि कौन से उद्दीपक के प्रति आपकी अनुक्रिया सकारात्मक होगी, कौन से उद्दीपक के प्रति आपकी अनुक्रिया नकारात्मक होगी। ये सब किससे डिसाइड होगा? ये सब डिसाइड होगा रीइंफोर्समेंट, ये सब डिसाइड होगा पुनर्बलन के कारक के आधार पर। ठीक है, जैसे आपकी शादी डिसाइड होती है कि भाई लड़का करता क्या है, तो यहाँ पर आजकल ऐड दिए जाएंगे कि लड़का बहुत ही सभ्य प्रतिष्ठित समाज में किराना की दुकान अगर रन करता है तो ऐसे सुयोग्य वर की आवश्यकता है। बात होती है कि नहीं? वैसे ही लड़की के लिए पूछा जाता है कि उसका रंग कैसा है, बिल्कुल गौर वर्ण की हो, लंबाई बहुत अच्छी हो, पैसे अंबानी जैसे कमाती हो, अन्नपूर्णा देवी हो, और हर तरह की अपेक्षाएं उससे की जाती। तो यहाँ पर ये अनुक्रिया जो आप मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कि लड़का जो है वो गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। अरे भाई, आपकी लड़की ऐश्वर्या राय है कि नहीं? तो दोनों में बैलेंस तभी बिठेगा, दोनों में सकारात्मक अनुक्रिया कब होगी? जब सामने वाला भी कुछ कुव्वत रखता है, कुछ उसकी भी औकात है, तभी वो ऐसे डिमांड कर सकता है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्व तो कीजिए, फिर डिजायर कीजिए। आपको चाहिए नूरजहां और आप चलाते हैं ताजमहल चाय का ठेला, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर नूरजहां भी वैसी ही मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस किसके आधार पर होनी चाहिए? फर्स्ट यू शुड डिजर्व दैट एंड देन यू शुड डिजायर दैट। उसकी चाह फिर रखनी चाहिए, पहले डिजर्व तो कीजिए। तो यहाँ पर ये उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो संबंध कैसा होगा? वो संबंध होगा या तो सकारात्मक पुनर्बलन की वजह से या नकारात्मक पुनर्बलन की वजह से। उसको हमने इंग्लिश में कहा रीइंफोर्समेंट। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? द सिंपलेस्ट वे, even I can challenge the 10th class student can learn from this video what do you mean by उद्दीपक, अनुक्रिया, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड अनुबंधन। ठीक है, तो यहाँ पर ये संबंध स्थापित हुआ। इसी संबंध को हमने क्या कहा? इसी संबंध को हमने कहा दिस रिलेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? पुनर्बलन। पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है ये। व्हाट इज दैट? रीइंफोर्समेंट। क्या है ये? रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन। तो पुनर्बलन कैसा हो सकता है? सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। आयंस कैन बी चार्ज्ड ईदर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ठीक है, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो यहाँ पर भी पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक होता है। दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। 3 बार रिपीट कर चुकी हूं मैं आपसे, याद हो गया होगा आपको। अब मैं क्या बात कर रही हूं पुनर्बलन की, उसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई करते हैं कि एक लड़का कॉलेज की छुट्टी के बाद मेन गेट पे वेट करता है। ठीक है, कॉलेज के गेट पे वेट करता है वो कि जब भी किसी लड़की की फ्रेंड वहां से जा रही होगी, ये संकेत है किस बात का? कि उसकी फ्रेंड भी आने ही वाली है, क्योंकि ये दोनों सहेलियां साथ में ही घर जाती हैं। तो वो वेट करेगा, जब जब उसकी फ्रेंड को देखेगा तब उसे आभास हो जाएगा कि यहाँ पर उसकी सहेली भी आने वाली है जिसे उससे मुलाकात करनी है। लेकिन जिस दिन उसने ये नहीं देखा कि जो जिससे उसकी मुलाकात करनी है उसकी सहेली आज आई नहीं, तो अब उसके माइंड में क्या होगा? अब उसके माइंड में नकारात्मक पुनर्बलन आएगा कि आज उसकी सहेली नहीं आई, मतलब जो मेन पार्टी है वो भी आज एब्सेंट है। बात सही है कि नहीं? तो अब यहाँ पर हमें जो पुनर्बलन मिला है ये सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन मिला है, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। किसी अंकल जी ने आपको किसी ज़माने में आपके जो क्रिकेट खेलते समय बॉल से उनकी खिड़की फूट गई थी, खिड़की का कांच फूट गया था, तो अब वो अंकल जी वापस आपको मिले हैं, वही अंकल जी जिनके दिवाली के टाइम में आप डोर बेल बजाकर भाग जाया करते थे।
अब वो अंकल जी आपको किसी प्रोग्राम या पार्टी फंक्शन में मिले हैं तो आप उनसे जी चुराना चाहेंगे कि नहीं? आपका रिस्पांस कैसा रहेगा? क्या आपका रिस्पांस बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्सटेसी फील करेंगे कि ये वही अंकल हैं जिनका मैंने खिड़की का कांच फोड़ा है या फिर जिनको बार बार परेशान किया है घंटी बजाकर पावलोव की? तो अब यहाँ पर ये जो अनुक्रिया होगी दैट विल बी नेगेटिव रिस्पॉन्स। वाई? बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ दैट अंकल जी। अब आप परेशान हैं कि अगर अंकल जी ने आपको देख लिया तो डांट पिट सकती है, बहुत निराशाजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सो दैट इज व्हाट पुनर्बलन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये जो संबंध स्थापित होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, उस संबंध का आधार होता है पुनर्बलन, और ये पुनर्बलन नकारात्मक या सकारात्मक भी हो सकता है। बात क्लियर है? यहाँ तक मैंने याद करा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं और इस पुनर्बलन के आगे हमें और क्या याद करना है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम साइंस का एक फैक्ट जरूर पढ़ेंगे जो हम सभी को आता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। उसी के संदर्भ में ये दो वर्ड प्रयुक्त होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, एंड दैट इज प्रतिवर्ती चक्र, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित आपने पढ़ा होगा, संवेदी पेशी अवस्थाओं में भी हमने पढ़ा है कि बच्चे के पैर छूने पर, पैर नहीं छुएंगे, पैर टच करने पर, बच्चे के पैर टच करने पर वो अपनी आंखें मूंद लेता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। यू आर बिहेविंग थ्रू योर मोटर, सेंसरी मोटर नर्वस सिस्टम। तो अब यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि जैसे ही वातावरण में कोई उद्दीपक मिलेगा आप उसके प्रति रेस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन यही होता है कि उद्दीपक देखा, रेस्पॉन्स किया, रेस्पॉन्स हुआ, फिर वापस उद्दीपक देखा, फिर रेस्पॉन्स किया, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि आपने हिंदी गाने में भी सुन रखा है, कांटा लगा। अब ये जो कांटा लगा है तो आप अपना पैर जो है वो उस कांटे के ऊपर खड़े रखकर भरतनाट्यम नहीं करेंगे, फटाफट से जैसे ही कांटा चुभेगा उस कांटे को हटाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मैं एक एप्लीकेशन लिखूंगी कि मेरे पैर में से कांटा हटाया जाए, बहुत दर्द हो रहा है, हटाना है कि नहीं हटाना है, राष्ट्रपति की आज्ञा लूंगा मैं। तो इस तरह से ऑल दोज एक्शंस विच अकर ऑटोमेटिकली, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और वो रिफ्लेक्स एक्शन किसके प्रतिक्रिया स्वरूप होंगे? वातावरण में उद्दीपक के प्रतिक्रिया स्वरूप होंगे। वातावरण से हमें कांटा लगा है, हमारी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हटाओ इस कांटे को। बच्चे के सामने, आंखों के सामने या प्रौढ़ व्यक्ति की आंखों के सामने भी आप टॉर्च डालेंगे तो अनायास ही वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। वाई? बिकॉज तीव्र प्रकाश जो है वो उसकी आंखों में आ रहा है। व्हाट इज दैट? रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसी रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है क्या? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इसी के तत्व हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इसका इंग्लिश में भी आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, एज वेल एज हिंदी का अनुवाद भी आपको आना चाहिए कि उद्दीपक और अनुक्रिया किसे कहा जाता है, इनके बीच में जो संबंध स्थापित होगा उसका आधार क्या है। अब हम देखते हैं अनुबंधन। अनुबंधन के लिए मैं आपको जो एग्जाम्पल दे चुकी हूं वही हम वापस रिपीट करेंगे, उसी के साथ नए एग्जाम्पल भी देखेंगे। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? अनुबंधन का मतलब होता है कंडीशनिंग। नहीं, इसका मतलब नहीं होता, दैट इज द अनुवाद। अनुबंधन को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनिंग। अनुबंधन या फिर कंडीशनिंग। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप 1 लाख क्वेश्चन सीखें और फिर महारत हासिल कर लें कि साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने। 1 लाख क्वेश्चन कर लीजिए, हो जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि एक बार शानदार सी थियोरी पढ़ लें, फिर कोई सा भी क्वेश्चन इस दुनिया से उठा लिया जाए साइकोलॉजी के लिए तो आप उसका आंसर देने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। तो ये चुनाव आपका है कि आप 1 लाख क्वेश्चन करना चाहते हैं या सिर्फ एक थ्योरी क्लास करना चाहते हैं जिससे आप समझ जाएं कि साइकोलॉजिकल थ्योरी में मूल बातें क्या है, उनको समझ लिया एंड दैट्स इट। फिर आप 1 लाख क्वेश्चन करने के लिए खुद ही समर्थ हो गए। तो द चॉइस इज योर्स। तो यही है राइट चॉइस बेबी। तो अनुबंधन, कंडीशनिंग। अब ये कंडीशनिंग क्या होती है?
अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जो बालक है वो कॉलेज के गेट पे क्यों खड़ा रहता है, कि पहले जो उसकी फ्रेंड है उसकी सहेली आएगी और सहेली के बाद जो उसकी फ्रेंड है वो आएगी। तो दैट इज व्हाट कंडीशनिंग, दैट इज व्हाट अनुबंधन, एक तरह का संबंध स्थापित हो जाना, इसी को हम कहेंगे अनुबंधन। जैसे घर में मैगी बनी है, ठीक है, मैगी अपने आप में ही कह रही है मैगी, क्योंकि इसमें बहुत तरह का लेड पाया गया था, ठीक है, लेड पाया गया था और इसको बैन कर दिया गया था। तो मैगी खुद बोल रही थी कि मैगी, लेकिन ये वापस आ गई। हमारी जिंदगी से ये इतना बुरी तरह से अटैच हो चुकी है, यस, बुरी तरह से अटैच हो चुकी है कि अब हम इसे अपने जीवन से नहीं निकाल सकते। ये कहीं नहीं गई, ये खुद कह रही है मैगी, लेकिन कहीं नहीं गई, अटैच है। तो यहाँ पर ये जो मैगी है, जब भी इसको बनाया जाता है तो इसका एरोमा, इसका क्या है एरोमा, इसकी जो खुशबू है वो हमारे नाक में नॉस्ट्रिल्स में आती है और आनंद आ जाता है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में गई, माइंड में गई, क्या माइंड में सिर्फ खुशबू ही गई है, अभी मैगी खाई नहीं हमने, और जैसे ही माइंड में ये खुशबू गई, ये एरोमा गया कि घर में मैगी बन रही है, बारिश का मौसम है, हम बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मतलब सिर्फ ये खुशबू आते ही हम में से कई जन इतने दीवाने हैं इस मैगी के कि खुशबू आते ही हमें मैगी का टेस्ट भी महसूस होने लगता है। सैंडविचेस बनते ही हमें उसका टेस्ट महसूस होने लगता है मात्र खुशबू से। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। इसी को हम कहते हैं अनुबंधन। क्या अनुबंधन? कि केवल खुशबू मात्र से ही क्या होने लगा, आपको ये फीलिंग आने लगी कि आप मैगी खा रहे हैं। ऐसा हम में से कई जनों के साथ होता है कि खुशबू से ही हमें मैगी का टेस्ट आने लगा। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज अनुबंधन। हमने एक अनुबंधन स्थापित कर लिया है। फिर हम घर के अंदर गए और माँ से पूछा कि मैगी कहाँ है। ऐड में भी तो यही आता है, मैगी मैगी मैगी, माँ बना रही है और फिर बच्चे खेलते हुए घर के अंदर आते हैं कि भाई मैगी बनी है। अब माँ मना कर देगी, नहीं नहीं यहाँ पर तो मैगी कुछ नहीं बनी है, पालक की सब्जी और रोटी बनी है, वो खा लो। तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा और साथ ही माइंड ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि मैगी नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि खुशबू तो आ रही थी। तो जब खुशबू आ रही थी तो डेफिनेटली मैगी ही बनी है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हम डेफिनेटली सोचते हैं वो तो होता है, लेकिन जो हम डेफिनेटली नहीं सोचते हैं वो डेफिनेटली होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि ये जो माइंड है ये मानने को तैयार ही नहीं है, बिकॉज द एरोमा वॉज द सेम, द एसेंस वॉज द सेम, और ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ मैगी की है और किसी की नहीं। लेकिन वास्तविकता हमें पता चली कि मैगी तो नहीं बनी, लेकिन हाँ, जो सब्जी में मसाला डाला गया है वो कैसा है? मैगी मसाला है। तो खुशबू तो वही रहेगी मैगी की, और मैगी मसाला की खुशबू से हमने माइंड में सोच लिया कि मैगी बनी है। और अब सब्जी बनने के बाद भी हम किसकी गुजारिश करेंगे? हम मैगी बनाने की इच्छा जाहिर करेंगे कि नहीं भाई अब तो मैगी बना ही दी जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी खुशबू आई, अब मेरा तो मन करने लगा मैगी खाने का और मैगी बना ली जाए। तो इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे एपिसोड में आपको क्या समझ में आया कि अनुबंधन स्थापित जब हो जाता है तो जो आपकी अनुक्रिया होती है किसके प्रति? उद्दीपक के प्रति, वो कैसी होती है? एक उन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है कि अगर ऐसी खुशबू आई तो क्या बन रहा है? मैगी बन रही। अगर ऐसी खुशबू आई तो क्या बन रहा है? पकौड़े बन रहे हैं। अगर ऐसी खुशबू आई तो हमें क्या महसूस हो जाता है कि हाँ आज तो घर में दाल बाटी बनी। तो यहाँ पर ये जो छौंक और तड़का लगता है ये टाटा मसालों के साथ लगे, क्योंकि इसी में है इंडिया का असली स्वाद, ऐसा कहते हैं ना। तो एडवर्टाइजमेंट में हमेशा यही क्यों बताया जाता है कि माँ को या पिताजी को या बच्चों को इस चीज़ की खुशबू आती है और फिर वो इंजॉय करते हैं, सब डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाना खा रहे हैं, और फिर साइड में जो है वो माता जी कहती हैं कि मैं रखती हूँ अपने परिवार की सेहत का पूरा पूरा ख्याल, और आप। तो यहाँ पर ये इमोशनली जो आपको बताया जा रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज कंडीशनिंग, दैट इज अनुबंधन। और ये अनुबंधन जो है बंधन से कुछ ज़्यादा है। बंधन तो आप सभी जानते हैं, लेकिन व्हाट इज दैट अनुबंधन? अनुबंधन यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ
सेट कर लेना, अगर ये है तो ये है, ठीक है। अगर कटरीना कैफ है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि आसपास सलमान खान भी जो है वो चिंकारा हिरण जैसे घूम ही रहा होगा। तो व्हाट इज दैट? दैट इज अनुबंधन। आप ये सोच लेते हैं कि ये जो वीडियोस चल रहे हैं, इन वीडियोस में कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, क्योंकि आप मेरे पहले के वीडियोस देख चुके हैं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज अनुबंधन। तो पुनर्बलन का मतलब हमने समझा, हमने कंडीशनिंग और अनुबंधन का मतलब समझा। यानी कि जो मूल उद्दीपक है, जो मेन तत्व है, यहां पर ये उद्दीपक हो जाएगा आपका, ये जो उद्दीपक है, इस उद्दीपक का संबंध माइंड से कैसे हो रहा है? थ्रू अ मीडिएटर, एंड दैट मीडिएटर इज कॉल्ड सह संबंध, दैट मीडिएटर इज कॉल्ड अनुबंधन, दैट मीडिएटर इज कॉल्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हो गई। अब जब भी मेरी माताजी या मेरे पिताजी घर पे आते हैं, हमेशा उनके हाथ में एक वाइट बैग होता है, और मैं समझ जाती हूँ कि ये वाइट बैग अगर पिताजी के हाथ में है, दैट मीन्स ज़रूर कोई चाशनी वाली मिठाई पिताजी आज लेके आए हैं। जब जब वो वाइट बैग होता है, तब तब मेरे मुंह में वाटरिंग होने लगती है। लेकिन एक मैथ्स का सवाल भी आपके लिए है कि जब रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी को देखकर मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता? तो ये जटिल सवाल रामानुज अगर आ जाए यहाँ पर इस युग में, तो उनसे पूछा जाए तो शायद ही वो भी बता पाएं कि जब रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी को देखकर मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी पिताजी की। अब पिताजी के हाथ में जब जब व्हाइट बैग देखा, तब तब मैंने सोचा कि रसगुल्ले आए हैं आज तो, क्योंकि जब भी पिताजी रसगुल्ले लाते हैं, अपनी फाइल से अलग एक बैग में लेके आते हैं, एंड दैट इज द सेम बैग। मैंने क्या कर लिया? अनुबंधन। अब एक साथ मेरे साथ कभी हादसा हो गया। क्या हुआ कि पिताजी व्हाइट बैग लाए, मेरे मुंह में वाटरिंग होने लगी कि रसगुल्ले आ गए हैं। लेकिन पिताजी ने जैसे ही व्हाइट बैग खोला, अचानक से मुझे पता चला कि ये रसगुल्ले की जगह क्या है? पिताजी मेरे स्कूल से मेरी किताबें लाए हैं। तो अब यहाँ पर मैं निराश हो गई। और निराश होने का कारण क्या है? बिकॉज उस व्हाइट बैग के साथ मैंने सह संबंध स्थापित कर लिया है। एक तरह का अनुबंधन हो गया है कि जब भी पिताजी के हाथ में व्हाइट बैग होगा, वो ऑफिस से घर आ रहे होंगे, 7:30 बज चुकी है, तो यहाँ पर हमेशा वो रसगुल्ले ही लाते हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज कंडीशनिंग। बात आपको समझ में आ रही है? तो अधिगम में यही सारे टर्म्स हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी हम बड़े बड़े सिद्धांत को बहुत शानदार तरीके से समझ चुकेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया संबंध, यहाँ पर मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, और उसके बाद हमने चर्चा करी कंडीशनिंग की। एंड व्हाट इज दैट कंडीशनिंग? व्हाट इज दैट अनुबंधन? दैट इज टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। एक फिक्स रिलेशनशिप मेंटेन हो गई है। जैसे मैथ्स की बुक देखेंगे आप, तो अनुबंधन स्थापित हो गया है, नहीं आएगा। ये सारा बोर्ड मास का रूल मुझे कभी आता ही नहीं है, ना जिंदगी में आज तक कभी आया, ना फ्यूचर में कभी आएगा। ना आज तक मुझे कभी आया कि 1 किलो के अगर 100 रुपए हैं, तो पाव भर अदरक के कितने पैसे होंगे, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। तो क्या स्थापित हो गया? अनुबंधन। कि गणित में तो मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज एक अनुबंधन स्थापित हो गया है। साइंस में तो मैं थर्मोडायनामिक्स समझ ही नहीं सकता। साइंस में तो मैं जो रूल है, जो बहुत सारे रूल बताए जाते हैं, न्यूटन्स लॉ बताए जाते हैं, वो मैं समझ ही नहीं सकता। बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला दैट इज E = mc²। व्हाट इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक कंडीशनिंग, एक अनुबंधन स्थापित हो गया है माइंड में कि भाई तू नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट जिस टीचर ने समझाया है, वो बहुत ही बेकार तरीके से समझाया। स्कूल में अगर आपका कोई टीचर है जिसने आपको फिजिक्स पढ़ाई है और वो फिजिक्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, तो इसमें आपका दोष बिल्कुल भी नहीं है। वो दोष किसका है? प्रस्तुतिकरण का है। वो दोष किसका है? वो समस्या किसकी है? हम कहते हैं समस्यात्मक बालक। बिल्कुल नहीं, बालक समस्यात्मक नहीं है। समस्या कहाँ है? टीचर के प्रेजेंटेशन में है। जैसे एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं टेस्ट कहाँ है? एवरेस्ट मसालों में। वैसे ही समस्या कहाँ पर है? समस्या हमारे तरीकों में है। समस्या हमारे प्रेजेंटेशन में है कि टीचर कैसा प्रेजेंटेशन दे रहा है कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा।
अब बच्चा आगे की क्लास में प्रमोट होता है, उसके फिजिक्स में 18 नंबर आए। देखिए, मैं किसी भी टीचर का क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट द थिंग इज दैट हाउ वी शुड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन एंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। हमारे समझाने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि हर किसी बच्चे के दिमाग में वो इंस्क्राइब्ड हो जाए लाइक अ राज प्रशस्ति, जो कि राज सिंह ने लिखवाई थी 25 काले पाषाण पत्थरों पर। तो इस तरह से इंस्क्राइब्ड हो जाना चाहिए। व्हाट इज दैट? तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ये क्या है? कंडीशनिंग है। अब वो आगे क्लास में प्रमोट हुआ बच्चा और पता लगा कि फिजिक्स की नई टीचर आई है, लेकिन अब उसका क्या स्थापित हो गया है? अनुबंधन, कि नहीं नहीं फिजिक्स तो मेरे को समझ में ही नहीं आती है, सबको आती नहीं, मुझे जाती नहीं, ये हीरोपंथी आप लगाने लगते हैं। लेकिन आपको अचानक से पता चला कि फिजिक्स के सारे फॉर्मूलेज आपको समझ में आने लगे, सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या चेंज हुआ? बिकॉज दिस टीचर इज प्रेजेंटिंग द कंटेंट इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर, and now you are realizing that you can learn all those numericals as well as understand. तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने पहले जो अनुबंधन स्थापित कर लिया था वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने हिंदी में ये दोहा सुना है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छुटकाए। तो जोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर ये धागा जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरह से एक बार अनुबंधन स्थापित हो गया कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है, बहुत मुश्किल होता है फिर टीचर के द्वारा वापस उसको रिकंसाइल कर पाना। इसलिए हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में, माइंड में जो सह संबंध स्थापित होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मक स्तर के हों। ठीक है, तो ये भाषणबाजी थोड़ी ज़्यादा हो गई, टर्म्स हमने सीख लिए, लेकिन ये भाषणबाजी भी आपकी समझ विकसित करने में बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो दे रही हूँ मेरा मकसद आपको समझाना है, और समझाना तभी 100% 200% हो सकता है जब आपको मेरी बातें दिमाग में, मस्तिष्क में समझ में आए। और समझाने के लिए ये सारा स्टफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम टिकटॉक में फालतू अपना कितने घंटे समय व्यतीत कर सकते हैं, तो ये चीज़ें समझने तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे करियर से संबंधित है। तो 3 टर्म्स हमने समझे। अब मैं आगे आपको क्या समझाने वाली हूँ उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। अब हमने बात कर ली है किससे संबंधित? हमने बात कर ली है अनुबंधन से संबंधित। तो आगे बढ़ें इसी अनुबंधन में, कंडीशनिंग में, जिसको हमने पहले सीख रखा है कि कंडीशनिंग का मतलब क्या। अब इसी कंडीशनिंग को, इसी अनुबंधन को, ठीक है, दोनों मीनिंग में साथ में लेके चल रही हूँ, दोनों मीडियम्स, दैट इज कॉल्ड हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ इज साइमल्टेनियसली कैरीड ओवर बाय मी। तो यहाँ पर ये कंडीशनिंग जो है, जिसको हमने अनुबंधन कहा, उस अनुबंधन को अब मैं किस में डिवाइड कर रही हूँ? उस अनुबंधन को अब मैं 2 पार्ट में बाइफरकेट करूँगी। ठीक है, डिवाइड इज इनटू मल्टीपल पार्ट्स, बट दिस बाइफरकेट इज मीन्स विभाजन, 2। ठीक है, भारत पाकिस्तान का विभाजन। तो अनुबंधन को अब मैंने 2 पार्ट में विभाजित कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले की रामायण हम समझ चुके हैं कि अनुबंधन का मतलब क्या है, उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है और पुनर्बलन क्या है। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल से ही मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट देखें कि अनुबंधन, जो कंडीशनिंग हो रही थी, जो एसोसिएशन हो रहा था, वो कितने प्रकार का है। तो बेसिकली ये 2 प्रकार का है। कौन सा? द फर्स्ट इज क्लासिकल अनुबंधन। क्लासिकल डांस करेंगे इसमें हम, कथकली बिल्कुल भी नहीं। क्लासिकल अनुबंधन मतलब होता क्या है, ये हमें समझ में आना चाहिए। और दूसरा क्या है? ऑपरेंट अनुबंधन। ऑपरेंट, अब वापस आप सोच रहे हैं कि इसका हिंदी वर्जन क्या है, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। अरे हर बात पर रोना नहीं चाहिए। वी आर मच मैच्योर नाउ। हम इस एग्जाम की तैयारी करते करते प्रौढ़ावस्था तक पहुंच चुके हैं, तो अब हर बात में रोना नहीं है कि दोनों आ गए तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आरपीएससी ने पूछ लिए, तब क्या करेंगे, कौन सा वाला राइट करना है। इसका हिंदी वर्जन नहीं बताया, इसका हिंदी वर्जन आपको बताया जाएगा। यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग को हम हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन। अनुच्छेद नहीं है ये, अनुबंधन। और यहाँ पर ऑपरेंट को हम समझते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन।
ठीक है ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट एंड क्लासिकल, 2 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग इज देयर। तो यहां पर हमने लिखा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुच्छेद नहीं, अनुबंधन लिख देती हूं मैं यहां पर। सो बेसिकली कंडीशनिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब वापस प्रश्न ये उठता है कि क्या इन दोनों का मतलब हमें समझ में आता है? समझ लेते हैं, नहीं आता है तो सीख लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती है और आप इस जीवन में कभी नहीं सीख सकते। आप सब कुछ सीख सकते हैं, हम सब कुछ सीख सकते हैं। कैसे? प्रयास, कोशिश, ठीक। तो यहां पर कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एक चॉकलेट है और एक टॉफी है। जी नहीं, यहां पर ये चॉकलेट टॉफी नहीं है, ये क्या है ये समझते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में 2 उद्दीपक होते हैं। सबसे पहली बात, शास्त्रीय अनुबंधन में 2 उद्दीपक पेश किए जाते हैं। एक उद्दीपक होता है प्रमुख और दूसरा उद्दीपक होता है गौण। तो कुल मिलाकर 2 उद्दीपक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो प्रक्रिया होती है ये कैसी होती है? पूरी तरह से स्वाभाविक होती है, पूरी तरह से इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये हम ये नहीं जानते हैं कि हमेशा लड़कियों को गोलगप्पे देखते ही मुंह में पानी क्यों आ जाता है, ठीक है, पानी पूरी देखते ही मुंह में पानी क्यों आ जाता है। सो दैट इज ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन। एंड इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, अनियंत्रित क्रियाएं। तो ये जो हैं क्या, शास्त्रीय अनुबंधन जो है जिसमें 2 उद्दीपक होते हैं और ये जो क्रियाएं हैं ये कैसी हैं? स्वाभाविक हैं और अनियंत्रित होती हैं। ये कैसी होती हैं? ऑटोमेटिक होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। इन पर नियंत्रण आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने केक देखा, आपने मिठाई देखी और उसके बाद आपके मुंह में वाटरिंग नहीं हुई, ठीक है। ये बहुत ऑटोमेटिक सी प्रक्रिया है, इनवॉलेंट्री एक्शन है कि इन चीज़ों को देख के वाटरिंग होगी। जैसा कि हम अपना डेयरी मिल्क का एडवर्टीजमेंट यूज में लेते हैं कि मन में पहला लड्डू फूटा और मन में दूसरा लड्डू फूटा। तो इस तरह से जो लड्डू फूट रहे हैं दैट इज व्हाट वाटरिंग। और ये वाटरिंग कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, अनियंत्रित। में लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो गौण उद्दीपक होता है उसको प्रमुख उद्दीपक के साथ उसका सह संबंध स्थापित किया जाता है। गौण उद्दीपक का सह संबंध, गौण उद्दीपक का सह संबंध या आप कह सकते हैं अनुबंधन, गौण उद्दीपक का अनुबंधन प्रमुख उद्दीपक से किया जाता है। कैसे, वो आगे वाले सिद्धांत में हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझें कि गौण उद्दीपक का अनुबंधन, एसोसिएशन, बॉन्डिंग, कंडीशनिंग किसके साथ की जाती है? प्रमुख उद्दीपक के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है, संलग्न किया जाता है, ठीक है, स्थान दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। किससे संबंधित? शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित। ये क्रियाएं अनियंत्रित होती हैं, इसमें 2 उद्दीपक होते हैं, दोनों उद्दीपकों में एक प्रमुख और गौण उद्दीपक होता है। तो ये जो गौण उद्दीपक है इसका अनुबंधन स्थापित किया जाता है प्रमुख उद्दीपक से। ये हो गया हमारा शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन में ये सारी शर्तें पूरी करनी होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम जाने से पहले आपको शर्तों का पालन करना होता है कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, आपके पास एक फ़ोटो वाला जो है वो आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपके पास और किसी तरह का गैजेट नहीं होना चाहिए, पैर में जूते और चप्पल नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की जो सारी कंडीशंस हैं, नियम और शर्तें लागू, तो ये नियम और शर्तें किसके लिए है? क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए है। तो फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का अनुबंधन है। तो फिर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो उद्दीपक है, जो भी उद्दीपक है उसका अनुबंधन, उसका एसोसिएशन किसके साथ स्थापित किया जाता है? उद्दीपक का अनुबंधन
उसके परिणाम के साथ स्थापित किया जाता है। उद्दीपक का अनुबंधन परिणाम के साथ स्थापित किया जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या था, दो उद्दीपक थे, एक प्रमुख एक गौण, और दोनों के बीच में अनुबंधन स्थापित किया जा रहा है। और ये अनुबंधन कैसा है, ये जो दो उद्दीपक हैं और इनके बीच में जो प्रमुख और गौण के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इस तरह की है कि हम भूल ही जाएं कि असली उद्दीपक कौन सा है और नकली उद्दीपक कौन सा है, और ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री हमारे माइंड में उस नकली उद्दीपक के लिए भी वही संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं जो असली उद्दीपक के लिए होती हैं। तो असली और नकली का भेद ही हमें समझ में नहीं आता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहाँ पर दो उद्दीपक क्रिएट किए जा रहे हैं। देयर आर टू स्टिमुलस। जैसा कि आपने जुड़वा मूवी देखी है सलमान खान की, तो अब इस जुड़वा मूवी में करिश्मा कपूर को समझ ही नहीं आता है कि उसका ओरिजिनल फ्रेंड जो है वो कौन है। वो दोनों को जुड़वा होते हैं, वो दोनों ट्विंस होते हैं, दोनों को एक ही समझ बैठती है और अपनी संवेदनाएं और अपने इमोशंस दोनों के प्रति समान रखती है, क्योंकि उसको उनमें विभेदीकरण करना नहीं आता है। इन द सेम मैनर दे आर एसोसिएटेड सो क्लोजली, इनका कंडीशनिंग इतना क्लोज हो जाता है कि मस्तिष्क जो है वो विभेद नहीं कर पाता। मस्तिष्क ये मान लेता है कि ये खुशबू आ रही है मतलब डेफिनेटली मैगी ही बनी है। तो इस तरह का अनुबंधन कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन। लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, ऑपरेंट अनुबंधन में क्या बताया गया? ऑपरेंट अनुबंधन में ये बताया गया कि कोई भी उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया है वो उसके परिणाम स्वरूप, परिणाम को जानकर उसके बाद अनुक्रिया की जाती है। कोई भी उद्दीपक है, अगर उस उद्दीपक में उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो अनुक्रिया बार बार की जाएगी, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो अनुक्रिया को रोक दिया जाएगा, रेस्पॉन्स को भुला दिया जाएगा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का गाना है कि भाई भुला दिया लेकिन फिर भी तेरी यादों ने रुला दिया। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर ये बेस करता है किस पर? परिणाम के आधार पर, कि भाई ये जो उद्दीपक है, ठीक है, मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद था, मुझे गाने लिखना बहुत पसंद था, मुझे डिबेट में पार्ट लेना बहुत पसंद था, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। मुझे आज तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये गौण है मेरी ज़िंदगी में। तो ये उद्दीपक, आज भी मैं जो बहुत फेमस राइटर्स हैं उनकी बुक्स देखती हूँ, तो व्हाट आर दोज आर उद्दीपक्स, दोज आर स्टिमुलस। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी एक किताब लिखूँ, लेकिन यहाँ पर परिणाम याद आता है कि ये किताबें लिखना, क्रिकेट खेलना, शेर व शायरी करना, सॉन्ग्स में पार्टिसिपेट करना, क्या मतलब ऐसा? तो मेरे ही कर्म में बावरिया लिखा था। तो यहाँ पर ये जो है इनके कर्म में जो लिखा है वो क्या है, इसका परिणाम क्या है, वो जैसे ही दिमाग में आता है तो इस स्टिमुलस का जो प्रभाव है, जो सिग्निफिकेंस है, वो आपके दिमाग में उसका विलोपीकरण हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है कि नहीं 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 पहले पसंद थी। और अवसाद और उदासी क्या है? अवसाद और उदासी यही है कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका पैमाना आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप डिप्रेस्ड हैं? कि जो चीज़ें आपको पसंद है आप अब वो चीज़ें करना भी पसंद नहीं करते जो आपको पहले पसंद आया करती थी। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ डिप्रेशन। ठीक है, ये कंडीशन शादी पे लागू नहीं होती है, पति पत्नी पर लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो उद्दीपक है इनका जो अनुबंधन स्थापित होता है, जो कंडीशनिंग स्थापित होती है, वो किस आधार पर होती है? इनके परिणाम के आधार पर होती है। जैसे ही कोई उद्दीपक है लेकिन उसी के साथ उसका परिणाम भी ध्यान में आया, जैसे ही मैंने फुटबॉल देखी एकदम से मुझे याद आया कि अरे मैं कितनी परफेक्ट थी फुटबॉल खेलने में, मैं कितनी चैंपियन रह चुकी हूँ फुटबॉल खेलने में, लेकिन एकदम परिणाम याद आया कि ये फुटबॉल जो है ये करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं, वर्तमान में मेरे पास जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे इसके लिए प्रयास करने, लेट इट बी। तो यहाँ पर ये स्टिमुलस किसके आधार पर डिसाइड हुआ? परिणाम के आधार पर डिसाइड हुआ, और उसी को हम कहते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरह का विवरण, इस तरह की समझ, इस तरह का वीडियो, इस तरह की प्रेजेंटेशन क्या आपने पहले देखी? मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो गारंटी मानिए, गारंटी वर्ड हमें बहुत पसंद है, गारंटी मानिए कि ये चीज़ें आपको समझ में आने के बाद
कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फिश टू अ हंग्री पर्सन, प्रोवाइड हिम द ट्रेनिंग हाउ टू कैच अ फिश। डेली कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा वो क्वेश्चंस करते हैं। आप क्वेश्चंस कीजिए, लेकिन आपकी थ्योरी अगर पूरी क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चंस करके आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। क्या आपको पता था कि क्रिया प्रसूत का मतलब होता क्या है? क्या आपको पता था कि शास्त्रीय अनुबंधन का मतलब होता क्या है? अब ये चीज़ें हमें समझ में आई हैं। अब आप क्वेश्चन लाइए, हम सॉल्व करेंगे उससे साथ मिलकर, और आपको पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी महसूस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें वही चीज़ें टफ लगती हैं जो हमें नहीं आती हैं। बाकी चीज़ें तो बहुत आसान होती। आप डॉक्टर को पूछिए डॉक्टर कैसे बना जाए, अरे 4-5 किताबें पढ़ लीजिए, दैट्स इट, हो गया। आप अनुपमा सिंह को पूछिए कि कैसे पर्वतारोही बनते हैं, अरे बस ऐसे ऐसे करना है, दैट्स इट, हो गया। तो इस तरह से उनके लिए ये चीज़ें क्यों इतनी आसान है और हमारे लिए क्यों इतनी टफ है? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने किया है अभ्यास। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, इसका मतलब हमने समझा। लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट और अटैच कीजिए, ठीक है? जैसे आपको टिफिन दिया जाता है, उसी के साथ क्या अटैच किया जाता है? उसका रिबिन, उसका टेप जिस पे लिखा होता है स्विगी जोमैटो। ये ऐड क्या है? ये पब्लिसिटी का ऐड है। तो इसी को हम यहाँ पर पब्लिसिटी का ऐड नहीं, इसके साथ कुछ फैक्ट ऐड करेंगे कि क्लासिकल अनुबंधन में ही एक भाई साहब थे, कौन? अपने वही जाने पहचाने व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन। वॉटसन ने बताया कि जो कंडीशनिंग की जाती है, वॉटसन ने क्या बताया भाई, कंडीशनिंग है सारू छे, कंडीशनिंग होती है, बिल्कुल अनुबंधन होता है। लेकिन जेबी वॉटसन ने बताया क्या, वाट लगाई सबकी, और एक टर्म और ऐड किया, एक टर्म और ऐड किया। जैसे मैं बता चुकी हूं कि पंच महाव्रत में जो 5वां व्रत था वो महावीर स्वामी ने ऐड किया ब्रह्मचर्य का, वैसे ही इन्होंने कंडीशनिंग की सारी बातों से अपना पेट भरा और एक बात उसमें और ऐड करी। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड इमोशनल अनुबंधन, इमोशनल अनुबंधन, इमोशनल कंडीशनिंग, और इसी को हमने हिंदी में कहा सामवेगिक अनुबंधन। ठीक है, अनुबंधन का मतलब हम समझ गए, अनुबंधन के प्रकार हमने समझ लिए। अब हम देख रहे हैं क्या, इसमें एक टिप्पणी और आप जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इमोशनल कंडीशनिंग, सामवेगिक अनुबंधन। याद रहेगा, ये सामवेगिक अनुबंधन किसने बताया? अपने फेवरेट जनक, दैट इज कॉल्ड जेबी वॉटसन। इन्होंने बताया कि इमोशनल कंडीशनिंग भी होती है भाया। कैसे होती है इमोशनल कंडीशनिंग? कि उन्होंने ये प्रयोग किया 1920 में। क्या हुआ था 1920 में? 1920 में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करके उसे क्रियान्वित किया गया था। तो यहाँ पर 1920 में एक अल्बर्ट नाम का बालक, अल्बर्ट कितने महीने का है? 11 माह का है। उस पर उन्होंने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? कि एक सफेद खरगोश, सफेद खरगोश उद्दीपक, व्हाइट कलर का खरगोश है, प्लस इसके साथ क्या की गई? ऐड कर दी गई डरावनी ध्वनि। ये मैं नहीं समझती आपको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, आपको आती है सारी चीजें। ये अल्बर्ट है, 11 माह का है, खरगोश है, वाइट वाला है, डरावनी ध्वनि है, 1920 में प्रयोग किया गया, जेबी वॉटसन ने दिया, हमें सब कुछ आता है। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करने की जरूरत है कि ये सब किस में था? इमोशनल कंडीशनिंग में। कंडीशनिंग तो जानते हैं हम, ऑपरेंट क्लासिकल जान गए, लेकिन अब आगे देख रहे हैं इमोशनल कंडीशनिंग। और इमोशनल कंडीशनिंग वाली बात, ये पूरा आइडिया, ठीक है, अभिषेक बच्चन कह रहा है नो आइडिया, लेकिन ये आइडिया किसने दिया? जेबी वॉटसन ने दिया। और वॉटसन ने कहा कि कंडीशनिंग स्टिमुलस की होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि इमोशनल, सांवेगिक रूप से भी अनुबंधन होता है, इमोशंस का भी अनुबंधन होता है। कैसे? जैसे 3 इडियट्स में करीना कपूर अपना आराम से बैठ के टीवी देख रही है, पॉपकॉर्न खा रही है,
टीवी देख रही है। अब आपने देखा वो एपिसोड जिसमें वो सीन जिसमें वो क्या कर रही है, टीवी के चैनल जो चेंज कर रही है, तो हर चैनल पर उसे कौन दिखाई दे रहा है, अनुबंधन आमिर खान। ज्योतिष वाला चैनल लगा रही है, आमिर खान दिख रहा है। न्यूज़ वाला चैनल आमिर खान, हनी सिंह वाला चैनल गाने का आमिर खान। तो यहाँ पर एक अनुबंधन स्थापित हो गया है। अब उसे हर कहीं आमिर खान दिखाई दे रहा है, यानी कि अब उसे उससे प्रेम हो चुका है। इसी वजह से उसे हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, आमिर खान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जेबी वॉटसन ने भी यही बात कही कि इमोशनल कंडीशनिंग भी होती है। एक अनुबंधन स्थापित हो गया है और अनुबंधन की वजह से उसे वो व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है जो न्यूज़ पढ़ रहा है, उसकी जगह कौन दिख रहा है, आमिर खान दिख रहा है। तो ये भी क्या है, एक अनुबंधन है। तो यहाँ पर इमोशनल कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और इसमें सफ़ेद खरगोश था और डरावनी ध्वनि उस एल्बर्ट के सामने बताई गई, प्रस्तुत की गई, सुनाई गई। तो अब इसका अनुबंधन क्या हुआ कि ये एल्बर्ट इतना ज़्यादा डर गया कि अब कोई भी सफ़ेद चीज़ हो वो उससे डरता है। जब भी वो कोई सफ़ेद चीज़ देखता है, जब भी कोई न्यूज़ चैनल देखती है, वो जब भी कोई गाने का प्रोग्राम देखती है, आमिर खान दिखता है। अब उसे जब भी कोई चीज़ देख रहा है जो सफ़ेद है, उसे क्या महसूस हो रहा है, उसे डर की संवेदना वाला इमोशन महसूस हो रहा है। Why? Because every time white rabbit along with some kind of a sound which was very horrible, which was fearful, ऐसा साउंड प्रेजेंट किया गया जिसकी वजह से एल्बर्ट के मनोमस्तिष्क में ये फिक्स हो गया। फिक्सेशन वर्ड हमने पढ़ा है। व्हाट इज दैट फिक्सेशन? कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाने के बाद भी पूर्व अवस्था के लक्षण खत्म नहीं होते, उसे कहते हैं हम फिक्सेशन, जिसके लिए मैंने इंग्लिश टर्म भी दिया था, फादर फिक्सेशन। पिता के घर से पति के घर पे आ जाने के बाद भी पति से भी वही आकांक्षाएं करना जो कि पिता से की जाती थी, कि वो भी उसके लिए काम करने के बाद घर लौटने पर 10 रुपए की जलेबी लेके आएंगे। तो वैसा जो स्थापित हो जाता है, उस तरह का टेंडेंसी, उसको हम कहते हैं फिक्सेशन। तो यहाँ पर इस एल्बर्ट के माइंड में भी ये बात फिक्स हो गई है कि वो हर वाइट चीज़ को देखकर उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि एक अनुबंधन स्थापित हो गया है कि सफ़ेद चीज़ को देखकर हमेशा उसे वो डरावनी ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री एक्शन स्वाभाविक है और दो चीज़ों को, दो स्टिमुलस को एक साथ इकट्ठा भी कर रहा है। इसमें एक प्रमुख उद्दीपक है और एक गौण उद्दीपक है, लेकिन गौण उद्दीपक धीरे धीरे असली और नकली में पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और आजकल के ज़माने में तो हम इतना ज़्यादा नकली खाना खा रहे हैं कि अगर हम शुद्ध देसी घी, असली देसी घी खा ले तो शायद हम बीमार पड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अभ्यस्त हो चुकी है क्या खाने में, नकली खाने को डाइजेस्ट करने में अभ्यस्त हो चुकी है। अब हम असली उत्पाद, असली प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, तब हमें बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह का जो अल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट है वो मैं ये मानती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसके साथ ये फैक्ट भी जोड़िए कि ये किस में आता है, इमोशनल कंडीशनिंग में आता है, जो कि किसका पार्ट है, कंडीशनिंग के जो बाइफर्केशन किया था हमने क्लासिकल और ऑपरेंट, ये आता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। क्लासिकल कंडीशनिंग में आप इसको एडअप करेंगे कि जेबी वॉटसन इन द ईयर 1920 एक्सपेरिमेंटेड ऑन द लिटिल बॉय नेम्ड अल्बर्ट who was of 11 months, and after this experiment it was diagnosed, it was concluded, क्या कंक्लूजन किया गया कि हर सफ़ेद चीज़ जो है, जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर सफ़ेद चीज़ को ये क्या मानने लगा, खरगोश मानने लगा। और खरगोश नहीं भी माने तो भी उस हर सफ़ेद कलर से इसको डर बैठ गया, क्योंकि इसको वो डरावनी ध्वनि जो है उसका अनुबंधन अब इसके माइंड में हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमने इसका ये नेक्स्ट सेगमेंट भी पूरा किया, दैट इज कॉल्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग इज देयर, दैट इज शास्त्रीय अनुबंधन एज वेल एज क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, अब कंडीशनिंग की बात हम कर चुके हैं, उसके प्रकार हम देख चुके हैं और इमोशनल कंडीशनिंग हमने देख ली। अब ये सब जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इमोशनल कंडीशनिंग के बाद हमें क्या करना है। इमोशनल कंडीशनिंग के बाद आपका ध्यान जाना चाहिए विचारवाद पर, सिद्धांत पर। और इमोशनल कंडीशनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि सिद्धांत भी मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइडेड हैं। अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है, अभी वर्तमान में व्यवहारवाद का सिद्धांत बहुत व्यापक है।
व्यवहारवाद को ही बहुत ज़्यादा पुष्टिकरण मिल रहा है हर जगह। और व्यवहारवाद को पुष्टिकरण मिलने का कारण जो भी रहा हो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस सिद्धांत के साथ हम हर एक मनोवैज्ञानिक को जिसने अधिगम से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं कि बालक कैसे सीखता है, क्या सीखता है और कैसे उसे बहुत अच्छा सिखाया जा सकता है, ये सब सिद्धांत उन्होंने जो दिए हैं, उनकी बुक के नाम, उनके सिद्धांत के नाम, ये सब हम याद करेंगे। लेकिन ये जो विचारधारा है ये प्रमुख रूप से दो भाग में विभाजित है। वो क्या है? तो पहली विचारधारा हमने मानी जो वर्तमान में प्रचलित है, इट इज रेलेवेंट इन द प्रेजेंट डे, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म। तो वर्तमान में व्यवहारवाद जो है इससे संबंधित आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है? इससे संबंधित आपको याद रखना है कि बिहेवियरिज्म जो वर्तमान में प्रचलित है वो किस पे ज्यादा महत्व देता है? अवलोकन पर, ऑब्जर्वेंस पर। वो ये बताता है कि ऑब्जर्वेंस व्यवहारवाद में किया जा सकता है। आप किसी बालक के व्यवहार और बिहेवियर को देखकर इसके कारणों का पता लगा सकते हैं। तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। और इससे भी पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो वर्तमान युग में व्यवहारवाद की जो धारणा प्रचलित है वो किस वजह से इसकी उत्पत्ति हुई। तो व्यवहारवाद की जो उत्पत्ति हुई है वो किस वजह से हुई है? क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विचारधारा का विरोध किया। वही हमारे जैन और बौद्ध धर्म, इनका उद्भव क्यों हुआ है? क्योंकि ब्राह्मणवाद में बहुत सारे कर्मकांड जो हैं उन्होंने जगह ले ली थी। बहुत सारे कर्मकांड व्यापक थे और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। अब यहाँ पर इन कर्मकांड का मतलब क्या कि जो भी पंडित थे वो कर्मकांड में बिलीव करते थे और लोगों को डराया धमकाया करते थे कि अगर उन्होंने वो कर्मकांड नहीं किए तो उन्हें पाप का भागी बनना पड़ेगा, उनको नरक में जो है वो उनका मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा। तो इस तरह से वो घबरा जाते थे और इन कर्मकांडों को किया करते थे। लेकिन उसके साथ ही उनके माइंड में एक विचारधारा जो है वो पनप रही थी कि भगवान करें ये जो ब्राह्मणवाद है, जो कर्मकांड है, ये जो पंडित हैं जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनसे हमें निजात मिले। और बहुत जल्दी इनकी सुन ली गई और नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर दिए गए, दैट इज कॉल्ड महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। ये भी ईश्वर के बिल्कुल समतुल्य माने गए और इन्होंने इतने अच्छे नए सिद्धांत दिए जो कि कर्मकांड से मुक्त थे। इस वजह से लोगों ने इनका अनुकरण करना शुरू किया और ये ईश्वर समान इनके बताए हुए सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा लोगों में प्रचलित हुए। तो जैसे ये प्रक्रिया संपन्न हुई वैसे ही व्यवहारवाद का भी जन्म हुआ। व्यवहारवाद के जन्म के पीछे का कारण माना जाता है कि संज्ञानवाद से लोग बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि संज्ञानवाद किस पर डिपेंडेंट था? वो आत्मनिरीक्षण पर डिपेंडेंट था और उसमें अवलोकन वाली फैसिलिटी नहीं थी। आप किसी भी माइंड के थॉट को रीड आउट नहीं कर सकते। ये व्यक्ति के खुद की सोच है, आत्मनिरीक्षण है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। इसमें आप व्यक्ति के अंदर एक्सरे करके और उसके माइंड को नहीं पढ़ सकते। लेकिन व्यवहारवाद में क्या कर सकते हैं? यस, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द अनदर पर्सन। किसी व्यक्ति के व्यवहार को दूसरे व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसके कारण पता लगाए जा सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा लास्ट बेंच पर बैठता है और हमेशा उसका होमवर्क जो होता है इनकम्प्लीट होता है और वो चुपचाप होता है और आप अगर उसको मारते भी हैं तो वो मार खा लेता है लेकिन जवाब नहीं देता, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो बच्चा है इसको आपने ऑब्जर्व किया कि ये बिल्कुल मौनी बाबा जैसे बैठा रहता है। दिखाई दे रहा है आपको? उसके व्यवहार जो है वो प्रेक्षण में है, दिखाई दे रहा है साफ। अब आप उसने क्या करा? आपने उसके कारणों को जानने का प्रयास किया कि ये बच्चा गुमसुम लास्ट बेंच पर क्यों बैठा रहता है, क्या कारण है? क्या घर पे इसके डांडिया होते हैं उस वजह से ये इतना गुमसुम है, इतना उदास है, अपना होमवर्क नहीं करके लाता है, क्लास में भी चुपचाप बैठा रहता है, कोई अनुक्रिया नहीं देता? व्हाट आर दी पर्टिकुलर रीजंस? अब आपके ये जो सोचने का जो दायरा है ये कैसे विकसित हुआ? क्योंकि आपने उस बच्चे को चुपचाप बैठे हुए देखा और वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, एवरी टाइम दिस हैपन्स कि वो चुपचाप बैठा है क्लास में। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द बिहेवियर विच कैन बी ऑब्जर्व। तो व्यवहारवाद में अवलोकन किया जा सकता है, जबकि मस्तिष्क का अवलोकन कि इसमें कैसे विचार चल रहे हैं, मन का अवलोकन नहीं किया जा सकता।
तो इस संज्ञानवादी विचारधारा को क्रॉस करके, डबल क्रॉस करके नई विचारधारा ने जन्म लिया। हमने देखा था कि कंडीशनिंग के बारे में हम सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे। इन्हीं सिद्धांत की व्याख्या की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि इसमें प्रमुख बातें, प्रमुख सिद्धांत जो आधारित हैं वो किस पर आधारित हैं। तो ये दो संकल्पनाओं पर आधारित हैं, दैट इज कॉल्ड संज्ञानवाद, कॉग्निटिव एबिलिटीज एज वेल एज व्यवहारवाद। तो ये जो पूरा का पूरा आधार है, वो पूरा आधार, पूरी संकल्पना इन्हीं सिद्धांतों पर निर्मित है। और ये जो संकल्पना जिन सिद्धांतों पर निर्मित है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हमारा आता है कॉग्निटिव। संज्ञानवादी विचारधारा क्या मानते हैं? संज्ञानवादी विचारधारा ये मानती है कि सीखने में कई उद्दीपक होते हैं। देयर आर वेरियस ऑप्शंस, various stimulus are there and you have to select among those stimulus। इतने सारे उद्दीपकों की उपस्थिति है। अब आपको चुनाव करना है कि उन उद्दीपक में से आपके लिए सही कौन सा है, आपको किस उद्दीपक का अनुसरण करते हुए प्रगति करनी है। ये विचारधारा किसकी है? संज्ञानवादी विचारधाराओं की है। कि जैसे गीता में बताया गया है कि आपके पास विकल्प बहुत हैं भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कई सारे उद्दीपक मिल जाएंगे और उन उद्दीपकों में से आपको सही उद्दीपक का चुनाव करना है और अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। ये विचारधारा किसकी है? हम जो संकल्पना पढ़ रहे हैं, जो सारे सिद्धांत जिस पर आधारित हैं, उन संकल्पनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर संज्ञानवादी विचारधारा ये मानती है, अब जैसे कथन के रूप में ही हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि असत्य कथन छांटिए, तो ये असत्य कथन छांटने के लिए आपके पास ये जो क्लोरोमिंट की जो च्युइंगम आपके पास अवेलेबल है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि जब हम चीज़ों को मूल रूप से समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर कोई भी ऐसा स्कोप या चांस नहीं रहता कि क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाए, हम उसे समझ ही ना पाएं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि मैडम आंसर कहाँ से दें, पहले क्वेश्चन समझ में तो आए, क्वेश्चन समझ ही नहीं आता तो आंसर कैसे देंगे। अब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किससे? बिल्कुल आधारभूत चीज़ों से, which is very indispensable to understand psychology। तो यहाँ पर संज्ञानवादी विचारधारा की कैरेक्टरिस्टिक्स में, लक्षण में आप ये देखेंगे कि ये मानता है कि कई उद्दीपक होते हैं, ये विचारधारा, ठीक है। फिर उद्दीपक और अनुक्रिया जो है वो यंत्रवत नहीं होती। ये कौन मानता है? ये संज्ञानवादी लोग मानते हैं कि जो भी उद्दीपक और अनुक्रिया में जो संबंध हमने सीखा था, उस संबंध में कभी भी सब कुछ मैकेनिकल नहीं होता है, यंत्रवत नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें किस पर डिपेंडेंट होती हैं? इच्छाएं और भावनाएं भी इसमें समाहित होती हैं। जैसे उद्दीपक मेरे सामने आया, क्या? बहुत बड़ा ट्रक। अब आपने सुल्तान मूवी में देखा है कि ये जो पहलवान है सुल्तान, ये बहुत बड़े ट्रक को भी एक रस्सी से, एक मोटा सा रस्सा है उससे खींच रहा है। कैसे पॉसिबल है? क्या आप उस ट्रक को खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसने कसरत की है, अभ्यास किया है, एक्सरसाइज की है, नो डाउट, ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर, बट स्टिल ओनली रेयर पीपल्स आर देयर। वो कहता था ना मेरा ब्लड जो है वो रेयर है, तो रेयर पीपल कैन डू दीज एक्टिविटीज, नॉट ऑल दी पीपल। वाई इट इज सो? क्योंकि उसमें उसकी भावनाएं और इच्छाएं जो थी वो भी समाहित थी। क्यों? क्योंकि उसको शादी करने से मना कर दिया था अनुष्का शर्मा ने। जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा था तो उसने एक ही क्वेश्चन पुटअप किया था कि आप हो कौन, आपकी औकात क्या है जो आप मेरे से शादी करोगे। आपने सोच भी कैसे लिया? जैसे उसके फ्रेंड्स ने जब वो बाहर आउटिंग पे गए थे तो भाभी जी करके बोल दिया, तो भाभी जी तो घर पे हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा ने मना कर दिया कि नहीं, आपने भाभी किस अंदाज से सोचा, क्या सोचकर आपने डिसाइड किया कि मैं आपसे शादी करूंगी? हु आर यू? यू आर एग्जैक्टली नोबडी, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस भावना से हताहत होकर, इस भावना से बहुत ज़्यादा प्रोवोक वाली कंडीशन में आ गया सुल्तान, और उसके बाद में उसने निर्णय किया कि मैं कुछ बन के ही दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी टूटे हुए दिल हैं ये फाइनली आईएएस वाले ऑफिसर बन के दिखाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी भावनाएं और इच्छाएं ये बहुत ज़्यादा अपना भूमिका अदा करती हैं किसी भी उद्दीपक के प्रति, किसी भी अनुक्रिया के प्रति। अब ये उद्दीपक
उसके लिए, वो ट्रक जो है वो उसके लिए भी है, हमारे लिए भी है, पर वो ट्रक हम क्यों नहीं खींच पाते, बहुत सारे रेसलर क्यों नहीं खींच पाते, और कुछ लोग ही उसको जो कैरी करने की कोशिश करते हैं कर लेते। ऐसा क्यों? बिकॉज उसमें भावनाएं समाहित हैं कि करना ही है। जैसे मिल्खा सिंह से पूछा गया कि आप, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल ले रही हूं, कि मिल्खा सिंह से जब इंटरव्यू के बाद पूछा गया, इंटरव्यू में पूछा गया रेस के बाद कि अगर आप हार जाते या सेकंड आते तो क्या करते, क्या आपने ये कभी सोचा रेस के पहले कि आप हार जाएंगे तो व्हाट विल बी योर प्लान बी? तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई प्लान बी है ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं हारूंगा। एवरी टाइम ओनली अ सिंगल थॉट वाज देयर इन माय माइंड दैट आई एम द विनर। तो ये जब कोई व्यक्ति सोच रहा है, 24 घंटे सोच रहा है, उसके मन मस्तिष्क में ये संकल्पना बन चुकी है, तो अब यहाँ पर प्लान बी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आई नेवर एवर थॉट कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा, सोचा ही नहीं कभी। एवरी टाइम आई विल बी द फर्स्ट। तो इस तरह से ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा किस पर बेस है? संज्ञानवादी विचारधारा पर बेस है, क्योंकि कॉग्निटिव वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, इस विचारधारा के समर्थक हैं, वो यही मानते हैं कि भावनाएं और इच्छाएं हमेशा इस उद्दीपक और अनुक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अदरवाइज ये चीज़ें अगर यंत्रवत होती कि मैगी की खुशबू आएगी और मैं मैगी खाऊंगा ही खाऊंगा, तो ये क्या है? एक रेडीमेड, एक यंत्रवत, एक मैकेनिकल एक्टिविटी होती है। और ये मैकेनिकल एक्टिविटी आप सीमित मान सकते हैं पशु पक्षियों में कि भाई वो ऐसा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर अगर प्यासे कौवे की जगह हमें रख दिया जाए दैट देयर वॉज अ कागला सिटिंग ऑन अ डागला, तो यहाँ पर अगर हमें रख दिया जाए कि हम थर्स्टी क्रो की जगह हैं, तो हम क्या उसमें भाटे डालेंगे? हम सिंपली एक स्ट्रॉ लाएंगे नारियल पानी वाले से और स्ट्रॉ से उस पानी को पी जाएंगे। अगर वो पानी नीचे, अपना मुंह थोड़ी डालेंगे उसमें, या फिर और सोचेंगे कि भाटे लाके और उसमें डालते हैं। नथिंग, स्पेशली बिकॉज वी आर मच मोर डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड एज कंपेयर टू दैट बर्ड। तो उसी तरह से यहाँ पर ये कॉग्निटिव विचारधारा किस पर डिपेंडेंट है? ये साफ मना करती है, इस तथ्य को खारिज करती है कि कोई भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया यंत्रवत नहीं होती। उसमें क्या समाहित होता है? इच्छाएं और भावनाओं का भी समावेश होता है। और इसने एक चीज और बताई कि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण को भी बहुत अच्छी विधि मानता है। जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ आपको खोजनी है, कोई भी चीज़ पता लगानी है, इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग इट इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल। आपको जो भी खोजना है वो गूगल पर अवेलेबल है। सिर्फ आपको जो खोजना है वो है इंसान, स्वयं खुद आप। अगर आप स्वयं अपने आप को खोजना चाहते हैं तो खोज सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अदरवाइज बाकी आपको और कुछ खोजना है तो गूगल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपको कुछ खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ खोजनी पड़ेगी, वो है इंसान। अदरवाइज गूगल पे सब कुछ खोजा जा सकता है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जो बात थी वो किसने बताई? संज्ञानवादी विचारधाराओं ने बताई। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली बात, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि योगीज जो हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये बात संभव है, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप स्कूल में अप्लाई करते हैं तो आपको एक पागल का करार दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन छोटी कक्षाओं के लिए या स्कूल के वातावरण के लिए इतना ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक टीचर के लिए कारगर उपकरण साबित हो सकता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से वो खुद जाने कि मेरे प्रस्तुतिकरण में कहाँ कमी आ रही है। लेकिन बच्चों के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बच्चे खुद करेंगे, इसका कि आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं हम कि यहाँ पर ये जो आपने सिखाया है, इस आत्मनिरीक्षण में हम ये आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों के बारे में आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और हम खुद जानेंगे कि ये किस प्रकार की चट्टानें। तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो आत्मनिरीक्षण वाली बात बताई संज्ञानवादियों ने, इच्छाएं और भावनाओं का समावेश बताया संज्ञानवादियों ने, और इन्होंने साफ खारिज कर दिया कि ये उद्दीपक अनुक्रिया की प्रक्रिया जो है वो यंत्रवत बिल्कुल भी नहीं है।
कि ऐसा करने से ऐसा ही होगा। ये मैथ्स में होता है कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में 2 + 2 5 भी होता है। वैसे ही साइकोलॉजी में भी 2 + 2 क्या होता है, 2 + 2 5 हो सकता है। साइकोलॉजी मैंने पहले ही बताया था, साइकोलॉजी की खुद की स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रही है, तो इसको समझना कितना ज़रूरी है। तो वैसे ही ये समझने वाला सब्जेक्ट है, इसमें ये पॉइंट्स हैं जो हमने देखे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमें देखने हैं, हमें नेक्स्ट पॉइंट देखने हैं कि इसके विरोध में, इसके अपोजिशन में जो पार्टी खड़ी हुई, दैट वाज कॉल्ड व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ने कहा कि संज्ञानवादी बातें जो हैं वो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, ऊंची लोग ऊंचे पसंद, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊंची लोग ऊंची पसंद वाली जो बात है, ये फंडा व्यवहारवादी लोगों ने खारिज कर दिया। और व्यवहारवादी संकल्पना ये बताती है कि अगर हमें कुछ भी अधिगम के बारे में अगर हमें पता लगाना है, कारणों का पता लगाना है, तो इन्होंने एक ऐसे सिद्धांत को बताया जो कि अवलोकनीय है, जिसका कि ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है कि क्लास में कोई बच्चा गुमसुम है, कभी भी आंसर नहीं देता है, बहुत इंटेलिजेंट है, लास्ट बेंच पर बैठता है, आपसे आई कांटेक्ट में बात नहीं करता है, तो ये सब क्या है, ये उसका पूरा जो बिहेवियर है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय अ टीचर। जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हर पेरेंट जो आता है अपने बच्चे को लेकर, वो क्या कहता है, हर पेरेंट यही कहता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसका माइंड तो बिल्कुल स्टीफन हॉकिंग से भी तेज चलता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है ये इस युग का, बस एक ही कमी है कि ये पढ़ता नहीं है। तो ये सारे पेरेंट्स का जो है वो तकिया कलाम होता है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो व्यवहारवाद है, ये क्या मानता है कि जो भी बच्चा है, उस बच्चे के व्यवहार को देखकर, उसका अवलोकन करके आप बहुत कुछ बातें जान सकते हैं कि इसको सारे आंसर आते हैं फिर भी चुप रहता है, इसका कारण क्या है, तो वो कारण फिर आप पता लगाएंगे। सो बिहेवियरलिज्म, दिस theory completely have this faith, completely believed in this ideology कि यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो बिहेवियरिज्म है ये वस्तुनिष्ठ पे बिलोंग करता है, ये वस्तुनिष्ठ को आधार मानता है कि जब भी कोई कारण बताया जाए, जब भी कोई समस्या के कारण बताए जाएं, वो कैसे प्रकृति के होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होने चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं कि एक व्यक्ति की विचारधारा इस पे क्या है और दूसरे व्यक्ति की मानना इस पे क्या है, कुछ और हो सकता है। जैसे किसी को पिज्ज़ा पसंद है, किसी को पिज्ज़ा पसंद नहीं है, बर्गर पसंद है, तो वो इसके गुण और दोषों की चर्चा अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग अलग अलग करेंगे। लेकिन यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई एक प्रश्न का एक ही उत्तर है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, इतनी ही है। कोई यूं नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं गुरु शिखर की ऊंचाई मे बी 1627, मे बी 1727, एनीथिंग। तो सबका ओपिनियन अलग अलग नहीं, एक ही होगा, बिल्कुल एक मत पर होंगे वो कि 1727 उसकी ऊंचाई है। तो ये कैसा आंसर हुआ, वस्तुनिष्ठ। और व्यवहारवादी लोग जो हैं वो वस्तुनिष्ठता पर अपने सिद्धांत की संकल्पना करते हैं कि जब भी कोई कारण और निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, और वस्तुनिष्ठ निष्कर्षों को हमेशा सर्वसम्मति दी जाती है। तो जब सर्वसम्मति दी जाती है, ये कौन सा सिद्धांत मानता है, तो व्यवहारवादी सिद्धांतवादी लोग ये मानते हैं। और क्या है कि यहाँ पर कभी भी जो भी हमारे सिद्धांत हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। एंड वेन एवर इट इज मेजर्ड देन द कंक्लूजन इज द मोर फाइनेस्ट वे। जब भी किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, किसी भी व्यवहार को आप मेजरमेंट में ला सकते हैं, तो दैट मीन्स इसके रिकॉर्ड भी बनाए जा सकते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय भी है, उसी तरह से व्यवहारवाद ये मानता है, ये संकल्पना ये मानती है कि मापन किया जा सकता है, इट कैन बी मेजर्ड, एंड वॉट एवर कैन बी मेजर्ड इट कैन बी रिकॉर्डेड एज वेल। तो ये विशेषताएं किसकी हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की है। फिर व्यक्ति को प्रशिक्षण से कुछ भी सिखाया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी टॉट टू एनी ऑफ द पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अनुवांशिक कारक जो है वो नगण्य है। जो भी हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, उनको प्रमुखता या मान्यता या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। किसने, व्यवहारवादियों ने। व्यवहारवादियों ने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, किसको, हेरिडिटी फैक्टर्स को, अनुवांशिकी कारकों को उन्होंने बिल्कुल भी महत्ता नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा है उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। आपको ये
अच्छे तरह से याद है कि वाटसन ने ही कहा था, जो व्यवहारवाद के जनक हैं, कि कोई भी बच्चा मेरे पास लाओ, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर, डाकू, नौकर कुछ भी बना सकता हूँ। सो ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? एक्सटर्नल फैक्टर्स, वातावरण। जैसा वातावरण उसे दिया जाएगा बच्चा वैसा ही बन जाता है। इसमें अनुवांशिकी कारकों का कोई रोल नहीं होता। डीएनए, आरएनए के बारे में आप पढ़ते हैं, आप जॉर्ज मेंडल का सिद्धांत पढ़ते हैं, ये सब बेकार है। अनुवांशिकी कारक यहाँ पर कोई महत्व के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वातावरण को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। तो सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक क्रियाओं को प्रमुखता नहीं दी। जितने भी माइंड की एक्टिविटीज़ हैं, माइंड से रिलेटेड एबेकस वाली एक्टिविटीज़ को इन्होंने खारिज कर दिया, मना कर दिया कि संज्ञानवादी विचारधारा में न तो बच्चा आत्मनिरीक्षण कर सकता है, न स्वयं की खोज कर सकता है, न खुद को जानो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से इन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, संज्ञानात्मक क्रियाओं को, संज्ञानात्मक क्रियाएं मतलब वही स्कीमा, जानकारी के पैकेट्स जो हमारे माइंड में होते हैं, जो ब्रेन मैपिंग होती है, इन सारी बातों को इन्होंने मना कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाली बातें, ये बड़े लोगों के लिए अप्लाइड होती हैं, छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के वातावरण के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट थोड़े से भारी होते हैं। नेक्स्ट देखें, आत्मनिरीक्षण की पद्धति को भी इन्होंने खारिज कर दिया, मना कर दिया व्यवहारवादियों ने कि आत्मनिरीक्षण यहाँ पर बच्चे उस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें, अपने स्वयं की बुद्धि की संकल्पनाओं को विकसित करें, वो इतने समर्थ नहीं होते हैं। ये ठीकरा किस पर फोड़ा जाता है? एक टीचर पर। और टीचर का ये दायित्व बनता है कि वो बच्चों को समझे, जाने और किस तरह की विधियों का प्रयोग करते हुए उनको याद कराया जा सकता है, उनको स्मार्ट बनाया जा सकता है, वो चीज़ का सारा डाटा किसके पास अवेलेबल होता है, सारी स्किल्स किसके पास अवेलेबल होती हैं? एक टीचर के पास। क्योंकि टीचर ही किसी बच्चे को चोर बना सकता है और टीचर ही किसी बच्चे को क्या कर सकता है? विद्वान बना सकता है। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा फिजिक्स में बहुत कम नंबर ला रहा है क्योंकि उसको टीचर से समझ में नहीं आता है, लेकिन दूसरी क्लास में प्रमोशन के बाद उसके फिजिक्स में बहुत अचानक से उसके फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आने लग गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा टीचर बदलने के कारण हुआ। उसकी पिछली क्लास में टीचर कोई और था, उसे समझ में नहीं आ रहा था और उसके नंबर कम आ रहे थे, लेकिन आगे वाली क्लास में टीचर बहुत अच्छा था तो फिजिक्स में उसके नंबर अचानक से इतने ज़्यादा अच्छे आने लगे। क्यों? क्योंकि उसका माइंड तो वही है। माइंड चेंज कर दिया क्या उस बच्चे का कि नहीं ये वाला माइंड इस पे सेट नहीं हो रहा है, दूसरा माइंड चेंज कर दो। तो माइंड उसका वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है? वातावरण में टीचर्स। और ये टीचर्स जैसे ही चेंज हुए एकदम से उसके माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हुई और अब वो चीज़ों को समझने लगा है। दैट मीन्स उसमें खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओनली द प्रॉब्लम वॉज देयर फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इस तरह से हमने ये भी समझा कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या है, हमने ये समझा शास्त्रीय अनुबंधन क्या है, और हमने ये भी समझा कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी विचारधारा जो है इसका मूलभूत आधार विशेषताएं क्या है। अब ये समझने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्रमुख सिद्धांतवादी कौन कौन हैं और उनसे संबंधित हमें एग्जाम में क्या क्या याद रखना है। So till then, keep studying and I hope this video has served its purpose. Thank you all of you.